आलिम ऑनलाइन में एक मर्तबा फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। वो जो लोग बैठे हुए लोगों को गुमराह करते हैं, उनमें एक जो सबसे बड़ा वो झूठा इंसान है, मैं तो यकीन करें उसकी वीडियोस भी नहीं देखता, क्योंकि मुझसे इतना ज्यादा झूठ सुना ही नहीं जाता। कि एक तो ये पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है, दूसरे इनमें अकल भी बड़ी कम, यानी एक गरीब और तो बदतमीज। अभी हाल ही में आपको पता है, जब मैं जेल से निकल कर आया तो इसने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया कि इंजीनियर साहब ने इस्तिस्ना को जायज करार दे दिया। इस्तिस्ना वाले मामले पे भी उनको गोलमोल करके मार्जिन दे दिया। लो जी संभाल लो। इस्तिस्ना वाले मामले में क्या कहते हैं जरा ये आप देखें। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। यानी चंगे भले ऐसे मौलवी जिन पे हमें लगता था कि वो 2 नंबरी कर देंगे, उनसे नहीं हुई 2 नंबरी, इन्होंने देखें कैसे की है। लेकिन आगे कहानी शुरू होने लगी है। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म ने हालातों वाकयात और नजरिया जरूरत के तहत ताहयात इस्तिस्ना लिया। जी जिस तरह कुरान पाक में भी 4 मकामात पर आया है कि अगर जिंदगी मौत की कशमकश बन जाए तो आप मुर्दार भी खा सकते हैं। यार उनकी कौन सी जिंदगी मौत की कशमकश बन गई है। हालांकि नीचे लिखा हुआ है कि मैं जायज नहीं समझता, उसने पढ़ी नहीं है। कौन है ये लोग? इसी कौम को भी मैं ये कहना चाहता हूँ, ये ज्यादातर लोग पढ़े लिखे भी नहीं, इनकी कोई इतनी तालीम भी नहीं, ना कोशिश करते हैं इल्म हासिल करने के लिए। अब मैं कैसे उसने जन कायम रखूं? क्लिप का तो ये कहता है जी कटा हुआ मिला, मुझे पता नहीं। स्टेटमेंट जो चल रहे थे पता नहीं, पूरा स्टेटमेंट तो मैंने नहीं सुना, ना पहले वाला ना ये वाला। पूरा स्टेटमेंट सुनने का टाइम ही नहीं होता, इनकी वीडियो ही 2-3 घंटे की होती है। जब पता नहीं है तो तू कहां का जर्नलिस्ट है भाई? तहकीक के बगैर तू पूरा व्लॉग चढ़ा देता है। पोस्ट तो तेरे सामने एक पेज पे थी ना, वो भी तूने पूरी नहीं पढ़ी। इसका मतलब है कि तू हराम के डॉलर कमा रहा है। देखिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहता। मैं एक बहुत साधारण आदमी हूं। अब बैठे हो इंजीनियर साहब कौम को चूना ना लगाएं। जबकि मैंने इनके यूट्यूबर्स को इंटरव्यूज में कहा था इस्तिस्ना हमारे नजदीक जायज नहीं है। आ ये वीडियो नादर बलोच साहब की पॉडकास्ट में कैटेगोरिकली ये कह चुका हूं, और मैंने यहां तक कहा कि किसी आलिम ने भी इसको सपोर्ट नहीं किया, और मेरा ख्याल नहीं कि किसी भी मतलब फिक्र के किसी आलिम ने ये कहा हो कि ये इस्तिस्ना जो लेना जो है वो किसी के हक में वो दुरुस्त है। इस्तिस्ना तो खुलफा राशिदीन को हासिल नहीं है, बाद के हुक्मरान तो शाही को नहीं उनके मुकाबले में, तो इस्तिस्ना की तो कोई गुंजाइश नहीं है। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है। उससे भी बढ़कर सबसे पहले तो कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाया इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे बेहतर अल्लाह ताला के नजदीक वो है कि जो तकवे वाला है, और ये अल्लाह के नजदीक है। बाकी जो अवाम नास का मामला है उसमें तो जाहिर है कि किसी शख्स का तकवा हम तो चेक नहीं कर सकते, वो सबको एक ही तरीके से ट्रीट किया जाएगा। इसी आयत के कॉन्टेक्स्ट में हजरतुल वदा का खुतबा है मुस्नद अहमद में, नबी इस्लाम ने फरमाया कि तुम सब के सब आदम की औलाद हो। आदम को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया था, किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर, किसी सुर्ख को स्याह पर, किसी स्याह को सुर्ख पर। कोई फजीलत हासिल नहीं है मगर तकवे की बुनियाद के ऊपर। और बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, जब फातिमा नामी औरत की चोरी का मुकदमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिफारिश की गई, तो आप जलाल में आए, आपने मिंबर लगवाया और आपने फरमाया कि तुमसे अगली कौमें इसलिए हलाक होगी कि उनके शराफिया के लिए और कवानीन होते थे और गरीब लोगों के लिए और होते थे। अल्लाह की कसम अगर मेरी बेटी फातिमा बिन्ते मोहम्मद भी चोरी करती तो मैं उसके भी हाथ कटवा देता। तो ये हदीस बिल्कुल वाज़ेह है, ये सबको पता है कि इस्तिस्ना की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है इस्लाम के अंदर। तो मैं कभी भी इसको सपोर्ट नहीं करूंगा। मैं क्यों सपोर्ट करूंगा? नॉट एट ऑल। प्रोग्राम तो बढ़ गया। कि एक तो ये पढ़े लिखे ज्यादा नहीं, दूसरे इनमें अकल भी बड़ी कम। गल अजे भी नहीं मुक्की सोने, चस आई है कि नहीं आई मैनू दस ना। चस नू भी चस आएगी तो गल ही कोई नहीं मेरे सोने। अब हम आज के उस क्रिटिकल टॉपिक की तरफ आते हैं। ज़ीशान अजीज साहब का अल्लाह ताला भला करे। हमें मीम्स का मटेरियल इतने अरसे से मिल ही नहीं रहा, शुक्र है ये बोला है मीम्स का मटेरियल मिला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं हूं सैयद ज़ीशान अजीज। तो क्या नाचो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की 3 मजीद गलत बयानियां जो है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं और ये पकड़ी गई हैं। कभी कोई चीज पकड़ते हैं, कभी कोई चीज पकड़ते हैं, और जितनी बार पकड़ते हैं मैं उसको ऐसा छीलता हूं कि कैंसर बना के रख देता हूं। और मैं झूठ नहीं कहूंगा, आगे झूठ, क्योंकि अगर मैं झूठ कहूंगा तो फिर वो एक मजहबी पेशवा है, उनके लाखों चाहने वाले हैं और उनके दिल छलनी हो जाते हैं। जहां लाखों लोग लुच तल रहे हैं आप भी तल रहे हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है? वो फिर मेरे इनबॉक्स के अंदर बड़ी गंदी गंदी गालियां आके निकालती हैं। गालियों की तो मैं किसी को इजाजत नहीं देता, गाली तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। मीम्स वो इन लोगों का हक है। इंतहाई गलीज गालियां आकर निकालते हैं, माँ बहन की गालियां निकालते हैं गंदी गंदी। किसी को बेगैरत कहना गाली तो नहीं है, ये तो उसकी हकीकत बयान कर। तो इन्होंने मेरी एक वीडियो का क्लिप उठाया और वही 2 नंबरी की जो पतंगबाजी वाले केस में की थी। फिर मीम्स ही बननी है ना, और तगली जे देसी फनकार टीवी ते मीम। आज वो टॉपिक नहीं है, आज तो है कि जी इंजीनियर साहब जो है वो एक वीडियो में ये कह रहे हैं कि मुझे जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो नौकरी से निकलने पर मजबूर किया जबरी रिटायरमेंट के ऊपर, और एक वीडियो में कह रहे हैं कि एजेंसीज का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। ये वीडियोस पहले आप सुन लें, जो मिर्जा साहब है, इंजीनियर साहब है, उनकी नौकरी के हवाले से। अब ये तीसरी दफा इनकी बट्टी प्लीद होने लगी है। मेरी तो नौकरी एस्टेब्लिशमेंट ने 2017 में फारिग की है,
मैं तो उनका डसा हूं। मैंने उस वक्त इमरान खान वजीर आजम जब 2018 में बना, मैंने उसे भी खत लिखा। मैंने एक एक बंदे को अप्रोच किया कि मेरे साथ ये जुल्म कर रहे हैं। मैं कोर्ट में गया। ये आज जो अतर मिनल्ला इतना नजरियाती बना है ना, इसके पास ही मेरा केस लगा था। उस वक्त ये उस एस्टेब्लिशमेंट का बगल बच्चा होता था, आज बड़ा नजरियाती बना हुआ है। ऑलमोस्ट 15 साल सर्विस की है, उसके बाद मैंने रिटायरमेंट ले ली। और रिटायरमेंट कोई एजेंसियों का कोई इससे लेना देना नहीं था। बस ये दावत के हवाले से मसरूफियात ऐसी थी। उस वक्त मुझे ये रिटायरमेंट ऑफर की गई कि आप चूंकि एक पब्लिक फिगर बन चुके हैं, तो पैरेलल में आप एक डिफेंस सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, तो आप बेहतर है कि रिटायरमेंट ले लें। तो मैंने तो वो कहना ना कि कुब्बे नु लात पे ही तो कुब निकल गया। तो मेरे जी वीडियो आपने सुन लिया जी। हमने कहा रुको जरा, सब्र करो, आशा तुझे बताते हैं। तीसरी दफा आपकी तशरीफ लाल होने लगी है। अब मिर्जा साहब मुझे ये बताएं कि कहां जाना है हमने। इन विचारों को बेसिकली वो थानवी रसुल्ला पार्टी और चिश्ती रसुल्ला पार्टी वाले जो मौलवी है ना, वो क्लिप बना के देते हैं। और ये जो क्लिप है ये उन्हीं में से एक मौलवी ने बनाया हुआ है और पुराना क्लिप है। इसने समझा कि मेरे हाथ पता नहीं क्या चीज लगी है। और यार मौलवी मेरे हाथों बुरे तरीके से जलील हो रहे हैं। ओए पै गया जे ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। तुम लोग ये काम ना करो, तुम खुद नहीं जलील होगे, अपने महात्मा को जलील करवाओगे। क्यों नहीं? हम तो कंफ्यूज हो गए हैं। मैं तो कंफ्यूज हो गया हूं कि उस्ताद जी केड़े वाला उस्ताद जी। बेसिकली तो यही बनवाता है ये सारे क्लिप भगोड़ा। उसके फ्रंट मैन ने कहा कि उस्ताद जी के पास क़यामत तक के लिए टाइम है, इसका जवाब दें। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜੀਂਦੇ ਰਹੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚਣਕਣਾ ਤੂੰ ਕੋ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। माफ करना, मुझसे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। उस तरफ वापस आए। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं वो तला साहब की पॉडकास्ट वाला उस्ताद जी डिलीट करूं, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। या मैं उससे पहले वाला उस्ताद जी डिलीट करूं, क्योंकि एक उस्ताद जी तो मैंने डिलीट करना ही करना है। इधर भाई तो असल मसला दसने की है ए वे कहानी। बेसिकली टीएलपी के एक यूट्यूबर थे जिनको मैंने इंटरव्यू दिया लाहौर के। यूट्यूब पे जाके लिखे माई फर्स्ट इंटरव्यू टू टीएलपी जर्नलिस्ट इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा लिखे। हमारे चैनल के ऊपर भी 1 मिलियन से ज्यादा उसके व्यूज हैं और उसके अपने चैनल पे भी 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। उसके स्टार्ट ही में उसने मुझे कहा कि आपको एजेंसीज ने लॉन्च किया है। टीएलपी का मौकिफ वो बता रहे थे और आप एक इंजीनियर थे, अच्छी खासी आप जॉब कर रहे थे और अचानक आप जो है वो दावत के काम में आ गए हैं। तो उसने मुझसे सवाल पूछा कि आप अचानक आए हैं। तो मैंने उसको कहा अचानक नहीं आया भाई, मैं पहले से काम कर रहा हूं। उसने कहा जी आप जॉब कर रहे थे, आपको एजेंसीज ने लॉन्च कर दिया है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, सबसे पहली बात तो जरा ये बताएं, लोग आपको इंजीनियर के नाम से जानते हैं। बाबाओं के बाबा जी इंजीनियर साहब। आप कौन से इंजीनियर हैं? और सुनने में आया कि आप 19वें ग्रेड के अफसर भी रहे हैं। हाँ ना। तो एक तरफ आप कहते हैं कि मैं लोअर मिडिल क्लास का था, लोअर मिडिल क्लास से आप डायरेक्ट अफसर कैसे बन गए? तेरे ढिड च दर्द क्यों होन रही है? और साथ आपको यह भी कहा जाता है कि एजेंसियों ने इस फितने को लॉन्च किया और एजेंसियां इसकी बेनिफिशियर हैं। तो मैंने उसको बताया कि ये मेरी जॉब छोड़ने का ताल्लुक एजेंसीज के साथ नहीं है। यानी उन्होंने मुझे नहीं कहा कि आप जॉब छोड़ के दीन का काम शुरू करें। जो लोग मुझे कह रहे हैं ना मैं एजेंसियों का एजेंट हूं, तो मैं उनके फिरके से था। मैं कट्टर किस्म का बरेलवी था। इतने कट्टर तो खादिम रिजवी साहब बरेलवी नहीं थे जितना मैं था। तो जब मेरी ये जॉब हुई है, सही। और मेरा ख्याल शायद इस पोजीशन में होता तो वो जॉब भी ना होती। ऑलमोस्ट 15 साल सर्विस की है, उसके बाद मैंने रिटायरमेंट ले ली। और रिटायरमेंट कोई एजेंसियों का कोई इससे लेना देना नहीं था। बस ये दावत के हवाले से मसरूफियात ऐसी थी। उस वक्त मुझे ये रिटायरमेंट ऑफर की गई कि आप चूंकि एक पब्लिक फिगर बन चुके हैं, तो पैरेलल में आप एक डिफेंस सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, तो आप बेहतर है कि रिटायरमेंट ले लें। तो मैंने तो वो कहना ना कि कुब्बे नु लात पे ही तो कुब निकल गया। तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी। तो मैंने ये नहीं मैं बता रहा था कि मुझे नौकरी उनकी वजह से छोड़नी पड़ी या नहीं छोड़नी पड़ी, ये तो टॉपिक ही डिस्कस नहीं हो रहा था। सवाल ये हुआ था, इन्होंने सवाल काटा, वो उसके साथ जुड़ा हुआ है कि एजेंसियों का इससे कोई लेना देना नहीं है, जो मैं दीन का काम कर रहा हूं। तुम लोग कह रहे हो कि मुझे उन्होंने लॉन्च किया है। और फिर उसके बाद ये जो जुमले काटे, इसके बाद फिर मैंने उसको रिपीट किया और फिर मैंने बताया कि टीएलपी वाले जो है इनको एजेंसीज ने लॉन्च किया था। और मैं एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिटिक्स में या मजहब में इस एतबार से इन्वायरमेंट को उस वक्त से गलत समझता हूं जब से इन्होंने जिहादी तंजीमें गोद में ली हुई थी। ये सारे जुमले उसमें भी मैंने कहे हैं। इसका एजेंसियों से कोई लेना देना नहीं था। तो मैंने रिटायरमेंट ली है। और उसके बाद अगर वो कहता है मैं एजेंसियों का बेनिफिशियरी हूं या एजेंसियां मेरी बेनिफिशियरी हैं, तो मेरे भाई मैं तो एस्टेब्लिशमेंट या फौज का जो किरदार है हमारी पॉलिटिक्स के अंदर या मजहबी जमातों के साथ, मैं तो हमेशा इसका मुखालिफ रहा हूं। उस वक्त का मुखालिफ हूं जब से ये लोग एजेंसियों को पाल रहे थे, एजेंसी वाले इन मजहबी जमातों को पाल रहे थे। हाय 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 इंजीनियर साहब कितने सुट्टी जे। अब दोनों भाई जो है ना गले लग के रो, अब मिल बैठ के ना। सर इधर ये स्टोरी खत्म नहीं हुई है, ये डोंकी राजा फिल्म यहाँ पे खत्म नहीं हुई। खा वो हाफिज सईद साहब की जमात हो, खा बाद में
टीएलपी जिस तरीके से उन्होंने उनको यूज किया, टीएलपी वालों के अपने मकासद तो अच्छे थे जो वो समझते थे, लेकिन जाहिर है कि वो एजेंसियों को भी इस एतबार से ऐसी जमात चाहिए थी, तो दोनों की जब चीजें कंबाइन होगी तो लॉस। जड़े बनो, मैंने कहा था ये अपने गुरु को लॉन्च करो भगोड़े को। अब तो 10 से ज्यादा लिस्ट बन चुकी है इसके झूठों की। अब तो मेरे ख्याल है पीटीआई के लोग भी काफी हद तक एजुकेट हो रहे हैं। अब तुम्हें टक्कर के लोग मिले हैं। हाँ, मैंने बताया था ना आपको, बताया था ना। कहता था ना टक्कर के लोग, और भाग गया खुद। मैं तो इधर ही बैठा हूं 295C कटवा के, उससे बड़ी तो दफा कोई नहीं ना। ओए लग गया जे, और डर गया ही ओए। वो मीम्स बढ़न गया, और डर गई ओए। गल अजे भी नहीं मुक्की सोनिया, चस आई है कि नहीं आई मैनू दस ना। चस नूं भी चस आएगी तो गल ही कोई नहीं मेरे सोनिया। अब मैं आता हूं दूसरे पोर्शन की तरफ। आपको लिए चलते हैं पाकिस्तान के मुमताज स्कॉलर मोहतरम जनाब इंजीनियर साहब की तरफ। अच्छा इंजीनियर साहब, ये बताएगा कि जिस मनसब पे आप फायज हैं, उसका तकाजा ये है कि आपके लहजे में ताक्कुम ना हो बल्कि आजिज़ी हो। आजिज़ी हमें देखने को नहीं मिलती। मैंने आज तक सुअर कहा है कभी? मैंने कहा कि वह भी सुअर है। जुनैद शाही कोई नहीं। आप तो कह रहे हैं कि लहजे में नरमी होनी चाहिए, और जुनैद साहब आपसे यही पूछ रहे हैं, और आपके लहजे में नरमी है ही नहीं। हमें लोग कहते हैं मीठी मीठी बात। भाई मैं को होम्योपैथी की दुकान खोली हुई है। मैं इसका हरगिज कतई ये मतलब नहीं है कि मैं कोई मगरूर हूं। हमारा ये अंदाज है पैशन वाला, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, और ये तकब्बुर नहीं है, ये मेरा ईमान है, और मैं उसको उसी तरीके से बयान करूंगा कि मैं कुरान और सुन्नत को अल्हम्दुलिल्लाह हक समझता हूं। अच्छा, मुझे खुशबू आ रही है, देसी घी का कुछ बनाया है यहाँ? आप देसी घी की खुशबू इतनी दूर से सूंघ लेते? जी इंजीनियर साहब को खुशबू कैसे आ गई? अच्छा, आपको नहीं आती? आपके अगर कोरोना के बाद नाक बंद हो गए हैं तो आपका अपना कसूर है। जुनैद शाही कोई नहीं। और देखें, मेरी सारी बातों की तस्दीक आंटी लीवा ने कर दी। उन्होंने तो देसी घी में देसी मुर्गा भी ऐड कर दिया। सेहत के लिए इमरान खान 2 दफा हफ्ते में उन्होंने कहा मैं मुर्गा देसी मुर्गा बनवाते हैं। सेहत के लिए इमरान खान 2 दफा हफ्ते में उन्होंने कहा मैं मुर्गा देसी मुर्गा बनवाते हैं। उनका वो क्या मुशक्कती है, एक सेल उसके पास है जिसमें वो उनके लिए खाना अलहदा बनता है। उनके खिलाफ कोई ट्रेंड नहीं चलाया। और महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि भाई इस तरह अगर बंदे को अंदर करोगे तो गालियां निकालेगा ना तुम्हें अंदर से, गुस्से में वो गालियां ना निकाले तो क्या करे। और एक आदमी को जब जेल में वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो गालियां भी देगा, फलाना भी करेगा। कुरान करीम में अल्लाह पाक कहते हैं गालियां मत दो, लेकिन उसमें फिर कहते हैं कि जी मजलूम अगर कुछ कहे परवाह नहीं, क्योंकि मजलूम तंग होता है। वो कुछ तो कहेगा तेरी माँ तेरी फलाना तेरा बाप तो खुदा कर दे, इन लोगों को फलाना कर दे। ये किस किस्म की बात है? वो फलाना ये कह रहा है, बस होता होगा, मेहरबानी करें। तो अचकज़ई साहब ने तस्दीक कर दी, मेरी हर बात की तस्दीक हुई। सबसे पहले तो अब सलमान सफदर साहब की जो रिपोर्ट आई है उसके बाद तो इन सारे भगोड़ों को मुझसे माफी मांगनी चाहिए ना। सलमान सफदर साहब ने वो सारी बातें जो मैंने कही थी उनकी तस्दीक रिटन में 7 पेजेस पे कर दी है। वो मैंने 7 पेजेस पढ़ लिए। अलबत्ता एक मुझसे गलती हुई है, और मैं भगोड़ों से कहूंगा कि क्लिप बनाना है तो इसके ऊपर बनाओ कि इंजीनियर साहब पहले ये कहते थे अब ये कहते हैं। तो पहले मैं ये कहता था कि वो 6 चक्कियां थी, लेकिन मैं अपनी गलती से एलानिया रुजू करता हूं, वो 7 निकली हैं। हमारा सवाल तो वही खड़ा है कि आपकी लहजे में नरमी क्यों नहीं है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे से ज्यादा नरम इस प्लेनेट अर्थ पे अगर कोई दाई है तो उस पे उंगली रखे। कौन है बताएं, कौन सा बंदा है? और जी कर लो गल। एक और नया सवाल मौसूफा ने मुझसे पूछा है कि नरमी नहीं, बस वुजू कायम रखना जी अपना। ओ भाई कैसे चाशनी या नरमी है? पूछा है, मैं भी पूछ चुका हूं, विकी साहब भी पूछ चुके हैं यही सवाल। तो मैंने बार बार कहा था कि मनु ना छेड़ो, मनु छेड़ोगे मैं तुम्हारे एंडलेस नू पकड़ांगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जुबान सख्त का मैं बहुत हामी हूँ। सख्त जुबान के बगैर बात समझ नहीं आती। वल्गर लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। जब वल्गर लैंग्वेज इस्तेमाल होती है तो फिर लीडर के जो मानने वाले हैं उससे 4 हाथ आगे चले जाते हैं। मिसाल के तौर पे खान साहब की कौन सी वल्गर लैंग्वेज? तो सरकार फिर रुक जाओ, हाँ फिर 10 दिन है। आपसे ज्यादा कौन जाता है? ये मेरे ख्याल शलवार गीली करने वाली बात तो काफी है। पार्लियामेंट जिसमें 40 लोग बैठे हुए हैं, हम उधर जा रहे हैं और वो मुझे पता है कांप रहे हैं। मुझे पता है कि उनकी शलवारें गीली हो गई हैं। जरा जुमलों के ऊपर जरा गौर करें, लोग हमें अखलाक सिखाते हैं ना। इंजीनियर साहब ये बताएगा कि आज ही हमें देखने को नहीं मिलती। रुक तेरे को बताते। और उसके बाद जो मरीम नवाज के बारे में उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, मेरा नाम इस तरह ना लिया करो वरना ये हो जाएगा। वो इतनी गलीज स्टेटमेंट है कि मैं अपनी जुबान से दे नहीं सकता। उसमें उसने इतनी दफा और इस जज्बे से और इस जुनून से मेरा नाम लिया आए सदके कि मैं उसको ये कहना चाहता हूं, मरियम देखो थोड़ा ध्यान करो,
तुम्हारा खामद ही नाराज ना हो जाए जिस तरह तुम। आज ही हमें देखने को नहीं मिलती। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। खान साहब की तो एक पूरी लिस्ट मौजूद है, अर्ज कर दिए। हाँ, आसिफ जरदारी मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी। इंजीनियर साहब ये बताएगा कि आज ही हमें देखने को नहीं मिलती। वो अपनी मंजी से डंडा फेरो। ना मौलाना डीजल, ना मौलाना डीजल, ना मौलाना डीजल, मैं तुम्हें माफ करूंगा, ना पाकिस्तानी कौम तुम्हें माफ करेगी। आज ही हमें देखने को नहीं मिलती। रुक तेरे को बताते जाएंगे नवाज शरीफ को लेने के लिए, उनमें और गधों में कोई फर्क नहीं होगा, उनमें और गधों में कोई फर्क नहीं होगा। आज ही हमें देखने को नहीं मिलता। जैसा मुंह होता है वैसी चपेट मारनी पड़ती है। हमारे जेल में तो मशहूर है कि जैसा मुंह वैसी चपेट, और हमारे जेल में ऐसी चपेड़ें भी बहुत मिलती हैं और ऐसे मुंह भी बहुत मिलते हैं। जुनैद तुसी तक शाही कोई नहीं।